नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य की पत्रकारिता। जब हम बात करते हैं किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार की, तो यह शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए यूनेस्को किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रकार का यूनेस्को पुरस्कार है जो रचनात्मक उपयोग के लिए व्यक्तियों, संस्थानों या गैर सरकारी संस्थानों की परियोजनाओं और कार्यक्रमों को पुरस्कृत करता है। इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां सीखने, शिक्षण और समग्र शिक्षा प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार बहरीन सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, जिसे 2005 में स्थापित किया गया था, और यह पुरस्कार हर साल 2 पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किया जाता है। हर साल पुरस्कार का एक विशिष्ट विषय होता है और पुरस्कार प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 25,000 अमेरिकी डॉलर के साथ साथ पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में एक समारोह के दौरान प्रदान किया जाता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, शिक्षा। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। सरकार के अनुसार कोविड महामारी के दौरान पीएम ई विद्या योजना के तहत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की शिक्षा मंत्रालय की पहल ने यूनेस्को की मान्यता हासिल की है। पीएम ई विद्या कार्यक्रम मई 2020 में मंत्रालय के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था, जो डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है ताकि सीखने में हुए नुकसान को कम किया जा सके। इसमें केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, जो एनसीईआरटी की एक घटक इकाई है, को वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को के हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित सीमा पारीय नदियों पर विचार कीजिए। फेनी, तीस्ता, उमंगोट की कुशियारा। उपर्युक्त में से कितनी नदियां भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पारीय नदियां हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन कि उपर्युक्त सभी? फेनी नदी के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि फेनी नदी दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश और भारत के त्रिपुरा राज्य में एक नदी है। यह पानी के अधिकारों को लेकर चल रहे विवाद के साथ एक सीमा पार नदी है। वहीं तीस्ता नदी 414 किलोमीटर लंबी एक नदी है, जो पूर्वी हिमालय के पोहु नरी पर्वत से निकलती है। यह भारतीय राज्यों सिक्किम और पश्चिम बंगाल से आगे बहती हुई बांग्लादेश से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं उमंगोट नदी की, जिसे डाउकी नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ऐसी नदी है जो भारत के मेघालय राज्य में छोटे से शहर डाउकी से होकर बहती है। यह नदी भारत बांग्लादेश सीमा पर बहती है और नदी का एक सफेद हिस्सा, जो धारा में वृद्धि के कारण होता है, दोनों देशों के बीच अनौपचारिक सीमा को चिन्हित करता है। वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं कुशियारा नदी की, तो यह बांग्लादेश और असम, भारत में बहने वाली एक नदी है। यह भारत बांग्लादेश सीमा पर बराक नदी की एक शाखा के रूप में बनती है, जब बराक कुशियारा और सूरमा के रूप में अलग हो जाती है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि चारों के चारों जो नदियां हैं वह सीमा पारीय नदियों के उदाहरण हैं, और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से गलत है या है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि वस्तु व्यापार के मामले में भारत को शुद्ध घाटा होता है। भारत द्वारा कृषि जिन्सों के आयात में खाद्य वनस्पति तेल विगत कुछ वर्षों में मूल्य के मामले में सबसे अधिक आयात किया जाता है। आपके विकल्प हैं केवल एक, केवल दो,
एक और दो दोनों, कि ना तो एक ना ही दो। कृषि आयात निर्यात से संबंधित आंकड़ों को आप इस चित्र में देख सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत का खाद्य तेल आयात बिल लगभग 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया और इसमें भारत अपनी जरूरत का लगभग 55 से 60% खाद्य तेल आयात करता है। इसे बहुत अधिक माना जाता है और इस निर्भरता को कम करने के प्रयास जारी हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022 में देश का कृषि निर्यात 32 अरब डॉलर के कृषि आयात के मुकाबले 50 अरब डॉलर पर देखा जा सकता है। इस रूप में भारतीय कृषि बड़े पैमाने पर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी है और इसमें हमें लाभ हो रहा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कृषि आयात वस्तु यानी खाद्य तेल है, जो कुल कृषि आयात बास्केट का लगभग 59% है। इसमें भी पाम तेल का हिस्सा 50% से ज्यादा है, जिसके बाद सोयाबीन और सूरजमुखी का स्थान आता है। खाद्य तेल आयात के बाद भारत के द्वारा ताजा फल और सब्जियां, दालें, मसाले और काजू आदि का आयात किया जाता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि जो पहला कथन है वह हमारा गलत है, क्योंकि हमें घाटा नहीं होता अपितु फायदा होता है। हालांकि इसमें दूसरा कथन जो है वह सही है और चूंकि हमसे गलत कथन की पहचान करने को कहा गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। आज के इंडियन एक्सप्रेस में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। भारत में विधान परिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधान परिषद के निर्माण के लिए संबंधित राज्य की विधानसभा और संसद दोनों को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के आधे से अधिक और कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। वर्तमान में भारत में केवल 7 राज्यों में ही विधान परिषद है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल एक और दो, केवल दो, केवल तीन, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। जब हम भारत में विधायिका की बात करते हैं तो भारत में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली है। जिस प्रकार से संसद के 2 सदन होते हैं, उसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 169 के माध्यम से राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक का नाम महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद एक साधारण बहुमत से एक विधान परिषद का निर्माण कर सकती है यदि संबंधित विधानसभा राज्य विशेष बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करे। यहाँ साधारण बहुमत से तात्पर्य है उपस्थित और मतदान करने वाले प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत। वहीं विशेष बहुमत का तात्पर्य है विधानसभा की कुल सदस्यता का बहुमत यानी 50% + 1 और विधानसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत। इसी प्रकार से आपको यह भी ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य की विधानसभा में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि जो तीनों के तीनों कथन हैं वह हमारे सही नहीं हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2019 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। Cas9 प्रोटीन क्या है जिसका अक्सर समाचारों में उल्लेख किया जाता है? लक्ष्य साधित जीन संपादन, टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है। रोग जनकों की ठीक ठाक पहचान के लिए प्रयुक्त जैव संवेदक है। एक जीन जो पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है कि आनुवांशिक रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाला एक शाकनाशी पदार्थ। Cas9 के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि इसे क्रिस्पर Cas9 के नाम से जाना जाता है, जो एक अनूठी तकनीक है जो आनुवांशिकी विदों और चिकित्सा शोधकर्ताओं को जीनोम के
कुछ हिस्सों को संपादित करने में सक्षम बनाती है। यह डीएनए के वर्गों को हटाने, जोड़ने या बदलने से संभव होता है। ये वर्तमान में आनुवांशिक बदलावों का सबसे सरल, बहुमुखी और सटीक तरीका है और इसलिए विज्ञान की दुनिया में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसका सही उत्तर होगा ए, यानी लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची। अब हम फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पर, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित हुआ है। हाल की सूचना के अनुसार सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश कोविड प्रभावित वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ा है, क्योंकि निवेशकों ने इक्विटी बाजारों में अस्थिरता के बीच 2020-21 और 2021-22 में सुरक्षित विकल्पों की तलाश की है और इससे इन सालों में योजना की स्थापना के बाद से ही बॉन्ड की कुल बिक्री का लगभग 75% देखा गया है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स की अगली किश्त जल्द ही 5 दिनों के लिए सदस्यता के लिए खुलने वाली है। इसमें सोने का निर्गम मूल्य 5,091 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इस योजना को नवंबर 2015 में शुरू किया गया ताकि भौतिक सोने की मांग को कम किया जा सके और घरेलू बचत का एक हिस्सा जो सोने की खरीद के लिए इस्तेमाल होता है, इसको वित्तीय बचत में स्थानांतरित किया जा सके। ये भारत सरकार की ओर से आरबीआई यानी रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड हैं। ये बॉन्ड वाणिज्यिक बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सीधे या एजेंटों के माध्यम से बेचे जाते हैं। ये बॉन्ड निवासी व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों, ट्रस्टों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों को ही बिक्री के लिए निश्चित किए गए हैं। गोल्ड बॉन्ड की कीमतें 24 कैरेट के सोने के आधार पर तय की जाती हैं, जिसमें विभिन्न निवेशकों के द्वारा एक निश्चित सीमा तक ही गोल्ड बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। जैसे कि खुदरा यानी व्यक्तिगत निवेशकों के लिए यह सीमा 4 किलोग्राम तक निर्धारित है, जबकि ट्रस्ट आदि के लिए सीमा 20 किलोग्राम तक निर्धारित की गई है। इसमें न्यूनतम सीमा 1 ग्राम सोना निवेश है। गोल्ड बॉन्ड 8 साल की परिपक्वता अवधि के साथ आते हैं, जिसमें पहले 5 वर्षों के बाद निवेश से बाहर निकलने का विकल्प दिया जाता है। योजना पर 2.5% प्रति वर्ष ब्याज दर की एक निश्चित दर लागू होती है, जो अर्धवार्षिक रूप में दे की जाती है। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड पर ब्याज आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य होता है। गोल्ड बॉन्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि गोल्ड बॉन्ड का उपयोग ऋण के लिए संपार्श्विक यानी जमानत के रूप में किया जा सकता है। हालांकि इसकी सीमा यह है कि यह भौतिक सोने के विपरीत एक दीर्घकालिक निवेश है, जिसे तुरंत बेचा नहीं जा सकता है। यद्यपि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, लेकिन चूंकि इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता, इसलिए मैच्योरिटी से पहले इनसे बाहर निकलना मुश्किल होता है। हालांकि हाल के वर्षों में जिस प्रकार से इनको लेकर रुचि देखी गई है, वह आगे आने वाले समय में भी बनी रह सकती है। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।